दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पे। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 की थ्योरी को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। तो हमारी एक्सरसाइज है 3.1। तो 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से शुरू हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। वह बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं ग्राफिकली मेथड द्वारा। आपको क्वेश्चन को पहले ग्राफ में सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज इफ द नंबर ऑफ ग्रेड इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। तो इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। बोला है कि 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास यानी कि टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। उसने बोला कि कक्षा 10 के जो 10 स्टूडेंट है उन्होंने मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लिया। इफ़ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज यानी कि लड़कियों की जो संख्या है मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों से 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्यूज यानी कि क्यूज में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करने के लिए देखो उसने बोला अ, हमारे पास गर्ल्स हमारे पास हमारे पास बॉयज और गर्ल्स है यानी कि कितने बॉयज और गर्ल्स है, यानी कि हमारे पास 10 बॉयज और गर्ल्स है, बॉयज और गर्ल्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लेट करूं, लेट नंबर ऑफ बॉयज एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज वाई, ऐसा मैंने लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। यानी कि अगर हमारे पास कोई क्लास है और उस क्लास में 10 स्टूडेंट है तो बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल कितना होगा, नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास। तो इस यहाँ से फर्स्ट जो मेरी इक्वेशन बन के आएगी वो इक्वेशन बनेगी गर्ल्स प्लस बॉयज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आ जाएगा, गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10। तो गर्ल्स की नंबर ऑफ द गर्ल्स कितना है, हमारे पास y है और बॉयज कितना है x इक्वल टू 10। तो हमसे एक इक्वेशन ये बन के आ गई। अब उसने बोला है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स एज यानी कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से कितना अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन मेरी बन जाएगी, जो लड़कियों की संख्या कितनी है y है, लड़कियों की संख्या है y, तो वो लड़कों से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या प्लस 4। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इसको हमें क्या बनाना है, एक ग्राफ के द्वारा इस क्वेश्चन को मेरे को सोल्व करना है। तो चलो इन दो इक्वेशंस का सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास है y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, एक ग्राफ ये बनाना है, इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर बी। ये दो इक्वेशंस का मेरे को सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना है क्योंकि मेरे को सोल्व करना है ग्राफ के द्वारा, ठीक है। तो देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहली इक्वेशंस का पॉइंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, ऊपर में x लिख लेते हैं, नीचे में y लिख लेते हैं। सबसे पहले मेरे को x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करना है, ए इक्वेशन में 0 पुट करूँगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक है। फिर इसके अपोजिट पुट करना है, y का वैल्यू 0 पुट करना है इस इक्वेशन ए में, इस इक्वेशन ए में y इक्वल टू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो x का वैल्यू भी कितना आएगा, 10 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। जब मैं y का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 10। तो ये पॉइंट मेरे को ड्रॉ करना है। देखो ये पॉइंट कैसे होता है, ये x कोमा y है यानी कि 0 कोमा 10। तो पॉइंट देखो कैसे, पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट्स है 0 कोमा 10 और 10 कोमा 0। तो ये मेरे पास दो पॉइंट है। देखो मैं इस पे x बराबर 10 चलता हूँ, x बराबर 10 सपोज यहाँ पे है, x बराबर 10, तो ये पॉइंट मेरा होगा 10 कोमा 0, कितना होगा 10 कोमा 0। और वाई एक्सिस पे ये 0 कोमा 10 यानी कि x बराबर 0 होता है वाई एक्सिस पे, तो ये 0 कोमा 10। तो ये मेरी लाइन आ जाएगी, ये वाली। तो ये लाइन है मेरी, इस लाइन का नाम है वाई प्लस एक्स इक्वल टू 10, ये मेरी एक लाइन है। अब मेरे को दूसरी लाइन को भी ऐसे ड्रॉ करना है। देखो दूसरी लाइन को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे
सेम वही प्रोसीजर एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पे इस समीकरण बी में, इक्वेशन बी में मेरे को x बराबर कितना रखना है, 0 रखना है। तो जब मैं x बराबर 0 रखूँगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो जब मैं x बराबर 0 रख रहा हूँ तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब इसके अपोजिट y बराबर मेरे को जब 0 पुट करूँगा, मैं यहाँ पे इसको 0 पुट करूँगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, -4 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, -4, और y का वैल्यू 0। अब मेरे को पॉइंट ड्रॉ करना है 0,4। देखो 0,4 यहाँ पे होगा कहीं पे, 0,4 यानी कि y एक्सिस पे यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे ये पॉइंट, क्योंकि 10 से नीचे होगा तो ये पॉइंट है 0,4, ठीक है। अब दूसरा है -4,0, तो -4 यानी कि x, ये पूरी लाइन x एक्सिस है, तो माइनस हमेशा ओरिजिन से इस साइड में होता है। तो सपोज करो यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4,0 आ जाएगा, -4,0। तो ये लाइन मेरी दूसरी लाइन कैसे जाएगी, ए ऐसे जाएगी, ए ऐसे। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे को फाइंड करना है। तो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें ऐसे पॉइंट चूज करने हैं जो दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, देखो दोनों वैल्यू y के इक्वल है, दोनों वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो इक्वेशन ए और बी में दोनों इक्वेशन y के इक्वल है। जब ऐसा होता है कि कोई संख्या अगर x बराबर a हो और x बराबर b हो, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या होगा, b होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से भी क्या निकल रहा है, y बराबर दोनों इक्वेशन है, तो यहाँ से आ जाएगा कि tan माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहाँ पे ये x इस साइड में चला जाएगा और 4 इस साइड में चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा टेन माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, देखो ये आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो ये x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे रख देता है b में, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे y का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 7। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया मेरे, इंटरसेक्शन ये वाले पॉइंट है, यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट क्या हो गया मेरे, 3,7। तो ग्राफिकली मेथड से मेरे को इसको इस तरीके से सोल्व करना है। तो अभी देखो x का वैल्यू मतलब x जो मैंने माना था, x माना था मैंने बॉयज की संख्या, और गर्ल्स की संख्या कितनी मानी थी, y। तो यहाँ से तो x, यहाँ से x इक्वल टू कितना आया, 3 आया, और y इक्वल टू कितना आया, 7। तो x क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी नंबर ऑफ बॉयज, क्योंकि एक्स मैंने बॉयज माना था, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया, 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया, 7। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि उसने पूछा है कि मैथमेटिकल क्यूज में नंबर ऑफ द गर्ल्स और नंबर ऑफ द बॉयज ज्ञात करना था, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर खत्म, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, 5 pencils and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर मैं 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स को एक साथ खरीदता हूँ तो मुझे 50 कॉस्ट के पड़ेंगे, और अगर मैं 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स को एक साथ खरीदता हूँ तो 46 के पड़ेंगे। तो अलग अलग मेरे को दोनों पेन्स का कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड पेन और x and y respectively। मैंने मान लिया कि एक पेंसिल और एक पेन का जो कॉस्ट है x और y है, ठीक है। तो ऐसे समझ लेते हैं, हमारे पास कॉस्ट है 50, यानी कि मैंने 50 रुपये के कितने पेन खरीदे, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स खरीदे, ठीक है। एक जो पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, x है, और पेन की जो कॉस्ट है वो y है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 पेन्स की जो कॉस्ट होगी वो 5 पेंसिल की जो कॉस्ट होगी वो 5x हो जाएगी, और 7 पेन की जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, 7y हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लिख लेते हैं, देन कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इक्वल टू
5x एंड कॉस्ट ऑफ 7 पेन इक्वल टू कितनी हो जाएगी 7y। अगर देखो मैंने 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स एक साथ जब खरीदे तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 50 के इक्वल हुआ। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो किसके इक्वल आएगा 50 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा मेरे पास 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी यही आ जाएगा। देखो जब मैंने 46 मेरा कॉस्ट था तो मैंने 7 पेंसिल्स खरीदी और 5 पेन्स खरीदे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो किसके इक्वल आएगा 46 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। दिस इज द इक्वेशन नंबर ए एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर बी। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली मेथड द्वारा सोल्व करूँगा। तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। देखो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y और x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर ए, सिंप्लीफाई इक्वेशन है। ऐसे ही यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन बी को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ से 7x इक्वल टू आ जाएगा 46 माइनस 5y और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन 7। दिस इज द इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, ये दोनों x के इक्वल है, a और b दोनों x के इक्वल है। तो यहाँ से अभी मेरे को कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। अभी मेरे को क्या बनाने पड़ेंगे, पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे जिससे मैं ग्राफ को ड्रॉ कर सकूँ। तो चलो देखो मैं पॉइंट्स ड्रॉ करूँगा फ्रॉम इक्वेशन ए के लिए। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y। सबसे पहले इस इक्वेशन ए में मैं y बराबर क्या पुट करूँगा, 0 पुट करने वाला हूँ। तो जैसे मैं y बराबर 0 पुट करूँगा इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो जैसे मैं यहाँ पे y बराबर 0 रखूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा मेरे पास 50 अपॉन 5 यानी कि 10 आएगा। अब इसके अपोजिट में वैल्यू रखूँगा। अगर मैं x बराबर 0 रखूँ, अगर मैं x बराबर 0 रखूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे x बराबर 0 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू कितना आने वाला है। यहाँ पे x बराबर 0 रखो तो ये मेरे पास आएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो यहाँ पे इसके अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो y का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 50 अपॉन 7। तो y का वैल्यू आएगा 50 अपॉन 7। अगर मैं 50 अपॉन 7 से डिवाइड करूँ, 50 को 7 से डिवाइड करूँ तो वैल्यू आएगी 7.14। ठीक है, ये जो मैंने वर्क किया है ये इक्वेशन नंबर ए के लिए किया, इक्वेशन ए के लिए किया है। तो अब देखो इक्वेशन बी का भी ऐसे ही प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पे एक्स और वाई ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। सबसे पहले मैं वाई का वैल्यू 0 पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर बी में। इक्वेशन नंबर बी में मैं एक्स बराबर इस इक्वेशन में क्या पुट करता हूँ 0 पुट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं वाई बराबर 0 पुट करूँगा इस इक्वेशन में तो मेरा एक्स का वैल्यू आएगा 46 अपॉन 7। तो एक्स का वैल्यू कितना आने वाला है, एक मिनट यहाँ पे नहीं लिखा है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इसको, जैसे वाई बराबर 0 आएगा तो एक्स का वैल्यू आएगा 46 अपॉन 7। ठीक है, और इस इक्वेशंस में, इस बी वाली इक्वेशंस में अब अगर मैं एक्स बराबर 0 पुट करता हूँ तो वाई का वैल्यू कितना आने वाला है। जैसे एक्स बराबर 0 पुट करूँगा तो इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 46 अपॉन 5। कितना आ जाएगा 46 अपॉन 5 आ जाएगा। तो अब मेरे पास जो पॉइंट आए उससे मैं एक ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ। तो देखो ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन ए के लिए तो मेरे पास पॉइंट है, देखो फर्स्ट इक्वेशन ए के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 है मेरी जिसके पॉइंट है 0,10। तो यानी कि x इक्वल टू 10 यहाँ पे होगा तो 10,0 ये रहा। फिर इसके अपोजिट मेरे को क्या ड्रॉ करना है, x बराबर 0 और y बराबर 50 अपॉन 7। तो सपोज करो y बराबर 50 अपॉन 7 यहाँ पे है, ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास 0,50 अपॉन 7। तो यहाँ से मेरे को ये लाइन मिल गई है। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन थी मेरे पास 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 वाली लाइन। अब मेरे को दूसरी वाली लाइन ड्रॉ करना है तो उसमें वैल्यू है 0,46 अपॉन 7। देखो सबसे पहले 46 अपॉन 7 की वैल्यू लिख लेते हैं। 46 अपॉन 7 की जो वैल्यू होती है, अगर मैं 7 से इसको 46 को डिवाइड करूँ तो ये आएगा मेरे पास 6.57। और 46 अपॉन 5 की जो वैल्यू होती है, देखो
ये 9 समथिंग आ जाएगी, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आ जाएगी, जितनी भी आएगी 9 की 10 से छोटी आएगी। तो अब देखो इसको ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मेरे को ड्रॉ करना है 46/7, 46/7 कहाँ पे मिलेगा, यानी कि 6 के लगभग रहेगा, तो ये इससे छोटा रहेगा, 10 से छोटा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया मेरे पास 46/7, 0 ये पॉइंट, ठीक है। और इसमें सेकंड जो है वो 0,46/5 है, तो ये कहाँ को जाने वाला है, ये इससे ऊपर आने वाला है, इससे क्या आने वाला है, ऊपर आने वाला है। तो यहाँ पे सपोज क्योंकि ये 46/5 जो है 9 पॉइंट समथिंग है, तो ये क्या होगा, ये 50/7 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये सपोज करो यहाँ पे है, तो ये आएगा 0,46/5। तो इन दोनों लाइन्स को कैसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, और ये लाइन पीछे चले जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी। तो ये मेरे पास इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इन दोनों इक्वेशंस का क्या होगा, सॉल्यूशन। जो क्वेश्चंस में पूछा गया है, पेन और पेंसिल्स की जो कॉस्ट पूछी गई है, ये यहाँ से निकल के आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x इक्वल टू दोनों इक्वेशंस को लिया गया था, यानी कि मैंने लिया था इक्वेशन नंबर ए लिया था और इक्वेशन नंबर बी लिया था, जो सिंप्लीफाई इक्वेशन थी मेरी। सिंप्लीफाई इक्वेशन ये वाली ए और सिंप्लीफाई इक्वेशन बी, दोनों ही x के इक्वल है। तो हमें पता है कि अगर कोई x इक्वल टू ए होता है और x इक्वल टू बी होता है, तो इम्प्लाइज करता है कि ए बराबर भी क्या होगा, बी के होगा। ए बराबर किसके होगा, बी के होगा, अगर ऐसा कंडीशन होता है। तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दोनों x के ही इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल जाएगा, दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वल रखूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास t-7y अपॉन 5 इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, 46 माइनस 5y अपॉन 7। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 7 की जब 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 350 माइनस 7 की 7 के साथ करेंगे तो 49y और इक्वल टू फिर 5 की 46 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 230 माइनस 5 की 5 के साथ करेंगे तो 25y। अब देखो इसको राइट साइड में लेके जाते हैं और इसको लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, तो यहाँ से मेरे को वैल्यू आएगा, देखो 350 माइनस 230 इक्वल टू माइनस 25y और प्लस 49y। तो यहाँ से मेरे को आ रहा है, देखो ये जब मैं 350 में से 230 माइनस करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 120 और इक्वल टू 25 माइनस है और 49 प्लस है, तो ये आ जाएगा 24y। तो यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा, y इक्वल टू आएगा 120/24। तो इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 5। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशंस में रख दो तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं, तो इस वाली ये इक्वेशन ए थी, ये वाली इक्वेशन ए थी, तो इसी में रख लेते हैं। तो देखो y का वैल्यू 5 रख लेते हैं, तो ये आएगा 50 माइनस 7 इंटू 5 और अपॉन 5। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा 15/5। तो x यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा, x इक्वल है इक्वेशन पूरी, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन ए गिवन थी ये x इक्वल टू थी ना, तो इसमें मैंने y का वैल्यू रख दिया, तो x का वैल्यू कितना आया, 3। तो ये मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट के आगे इस ग्राफ में इंटरसेक्शन पॉइंट के आए 3 और 5 आए। तो x जो था वो मेरा x जो था ये x इक्वल है, ये पेंसिल का कॉस्ट था, और जो y इक्वल था वो किसका कॉस्ट था, y इक्वल ये पेन का कॉस्ट था। तो यहाँ से मेरे को सॉल्यूशन जो मिला, देखो यहाँ से जो सॉल्यूशन मिला मेरे को, देखो मैंने x जो चूज किया था वो पेंसिल का कॉस्ट चूज किया था, और पेंसिल का कॉस्ट कितना आया, 3 आया, और y जो था वो पेन का कॉस्ट था और उसका कॉस्ट कितना आया, 5 आया। तो इस ग्राफ में जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले मेरे को, इस ग्राफ में जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले मेरे को, ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये क्या है, 3,5 है। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 3 एंड वन पेन इज 5। तो यह आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो, ये लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, ये इस तरीके से रेशो
फाइंड आउट वेदर द लाइन प्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको ये सिस्टम्स दिया हुआ है, दो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी। इन दोनों इक्वेशंस को आपको रेशो फाइंड करना है और रेशो फाइंड करने के बाद आपको बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट होगी या फिर पैरेलल होगी या कोइंसाइड। हिंदी में अगर हम बात करें तो इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद, और पैरेलल यानी कि समानांतर, और कोइंसिडेंट मतलब संपाती। इन तीनों केस को आपको इसमें बताना है रेशो के द्वारा। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था, रेशो के बारे में डिस्कस किया था कि कब रेशो निकालने के बाद हमारे पास किस तरीके से इंटरसेक्ट और पैरेलल और कोइंसाइड की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँगा a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ से a1 का वैल्यू कितना आ गया 5, b1 का वैल्यू कितना आ गया, देखो b1 जो है वो y का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट क्या है -4 है, कितना है -4, और c1 इक्वल कितना आ गया 8 आ गया। ऐसे ही मैं सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूँगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ से a2 b2 और c2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, a2 का वैल्यू आएगा 7, देखो क्योंकि यहाँ a2 x का कोफिशिएंट है, और b2 कितना आ जाएगा, b2 आ जाएगा मेरे पास 6, क्योंकि b2 क्या है y का कोफिशिएंट है इक्वेशन b का, और c2 मेरे पास कितना आ जाएगा, c2 मेरे पास आ जाएगा -9। तो मैं रेशो फाइंड करूँगा, क्या करूँगा, रेशो फाइंड करूँगा। तो रेशो फाइंड करना है मेरे को, देखो a1 अपॉन a2 फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5/7, और ये किसी से नहीं कटेगा। अब देखो b1 अपॉन b2 अगर मैं करूँ तो कितना आएगा -4/6, ये 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, देखो ये आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2/3। तो ये मेरा आ जाएगा b1/b2, और c1/c2 अगर मैं फाइंड करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 8/-9। तो यहाँ से ये भी किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो मैंने देखा कि तीनों ही रेशोज क्या है, नॉट इक्वल है। a1 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर मेरे को ये शुरू के दो ही रेशो नॉट इक्वल टू हो तो हम कह सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट फॉर्म होगी। तो ये दोनों लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्ट फॉर्म में होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा रेशो जो है a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, तो ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि प्रतिच्छेद करेगी। तो ये दोनों लाइंस क्या बोले, तो बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो इस तरीके से बनने वाला है। सपोज ये लाइन, सपोज करते हैं कि ये लाइन ए है और बी लाइन इसको कट करके कैसे भी जा सकती है, वो यहाँ को भी जा सकती है, यहाँ को भी जा सकती है, इधर को भी जा सकती है, या फिर उधर को भी आ सकती है, मतलब किसी भी तरीके से आ सकती है, किसी भी तरीके से आ सकती है, लेकिन इसको क्या करेगी, कट करके जाएगी, क्या करके जाएगी, कट करके जाएगी। अगर ये इक्वेशन ए है तो इनमें से बी इक्वेशन कोई भी एक हो सकती है, ठीक है। वो ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें तभी पता लगता है कि वो लाइन कहाँ को जा रही है, ठीक है। तो ये पहला जो हमें इक्वेशन क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो क्या है, इंटरसेक्ट फॉर्म है, क्या है, इंटरसेक्ट। तो ये जो पॉइंट होंगे मेरे पास, अगर मैं इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूँ तो ये जो पॉइंट आएंगे ना, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे मान लेता हूँ, तो ये क्या होंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे। तो मुझे रेशो से खाली उसको बताना था, तो मैंने इसको रेशो से बता दिया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या कौन सी फॉर्म होगी, इंटरसेक्ट फॉर्म। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसको भी रेशो के द्वारा ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऐसे ही कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो जैसे कंपेयर करेंगे तो a1 का वैल्यू मेरे पास आएगा 9, और b1 का वैल्यू आएगा मेरे पास 3, और c1 का वैल्यू आएगा मेरे पास 12। ऐसे ही फिर इक्वेशन नंबर b को कंपेयर करेंगे, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो जैसे कंपेयर करेंगे तो a2 का वैल्यू मेरे पास आएगा 18, b2 का वैल्यू मेरे पास आएगा 6, और c2 का वैल्यू आएगा मेरे पास 24। तो अब मैं क्या फाइंड करता हूँ, रेशोज फाइंड करता हूँ। क्या फाइंड करता हूँ, रेशो यानी कि अनुपात ज्ञात करता हूँ। तो a1/a2 ये आ जाएगा मेरे पास 19/18। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 1/2। ऐसे ही अगर मैं b1/b2 निकालूँ तो ये आ जाएगा 3/6, यानी कि इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 1/2। ऐसे ही अगर मैं c1/c2 फाइंड करूँ तो कितना आएगा 12/24। तो ये भी कितना आने वाला है 1/2 ही आने वाला है, कितना आने वाला है 1/2 ही आने वाला है। तो यहाँ से मेरे पास ये रेशोज आए, तो रेशोज मैंने जब निकाले तो मुझे क्या यहाँ से कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि a1, निष्कर्ष ये है कि a1/a2
इक्वल टू है B1/B2 के इक्वल टू है C1/C2 के, यानी कि जब हमारे तीनों रेशोज इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, तीनों रेशोज इक्वल होते हैं, तो ये कंडीशन होती है कौन साइड की, कौन सी कंडीशन होती है, कौन साइड, यानी कि संपाती। संपाति के केस में ये ऐसा पॉसिबल होता है। तो हमारी ये जो गिवन टू लाइंस थी, ये कैसे रहेगी, कौन साइड रहेगी, यानी कि इस केस में ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन रखेगी। तो देखो एक ग्राफ बना देते, देखो सपोज करो अगर मेरे पास कोई लाइन, ये ए लाइन है, कौन सी लाइन है, ए, इक्वेशन नंबर ए वाली लाइन है, तो जो बी लाइन होगी वो भी कैसी होगी, ठीक इसी के ऊपर को जाने वाली है, ठीक कहाँ को जाने वाली है, इसी के ऊपर, क्योंकि ये जो कौन साइड की कंडीशन आती है, दोनों ही लाइंस क्या होती है, सेम्स होती है, ठीक है, यानी कि पहली लाइन अगर सपोज करूँ मैं, पहली लाइन L1 है, क्या है, पहली लाइन L1 है, तो दूसरी लाइन भी क्या होगी, दूसरी लाइन अगर मैं L2 लिखूं तो L2 इक्वल क्या होगा, सम नंबर, L2 क्या होगा, सम नंबर, सपोज C मान लेता हूँ, C इंटू क्या होगा, L1 के ही होगा, यानी कि L2 जो दूसरी मेरी लाइन्स होगी वो क्या होगी, L1 का ही प्रोडक्ट होगी, क्या होगी, L1 का ही प्रोडक्ट होगी। अब देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखो, इसमें जो इक्वेशन ए है और इक्वेशन बी है, अगर देखो इक्वेशन नंबर ए 9x लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 18x, यानी कि अगर मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 18 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, ए इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो अगर मैं इक्वेशन ए को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे 18x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहली इक्वेशन दूसरी का क्या है, दूसरी इक्वेशन पहली का प्रोडक्ट है। तो जब भी ऐसा केस होता है तो वो क्या होता है, कौन साइड के केस में होता है, और उस टाइम पे हमारी दोनों इक्वेशंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन रखती है, यानी कि अनंत सॉल्यूशन रखती है, उसके एक से ज्यादा सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, देखो ऐसे थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज एक इक्वेशन मेरे पास L1 है जो कि ऐसे फॉर्म में है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। तो कौन साइड के केस में L2 यानी कि इसका कुछ प्रोडक्ट होने वाला है। सपोज करो मैं कोई रियल नंबर ले लेता हूँ, जैसे 5 6 7 8 9 7 चूज कर लेता हूँ, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और ये 7 के स्थान पे कोई भी नंबर हो सकता है जो भी क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये जो अगर मैं यहाँ पे 7 ना मान के इस नंबर को क्या मान लूँ, C नंबर मान लूँ, क्या मान लूँ, C मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, 7 को C, तो C हो सकता है, और C को मैं बोल दूँ कि C बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर, यानी कोई वास्तविक संख्या है जिसके कारण ये क्या हो रहा है, ये L1 का प्रोडक्ट हो रहा है। तो L2 को मैं लिख सकता हूँ C इंटू L1, जहाँ पे भी ऐसा केस होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कौन साइड होगा, तो लाइन्स क्या होगी, कौन साइड होगी, यानी कि एक दूसरे के संपाती होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब मेरे को इस थर्ड पार्ट भी डिस्कस करना है, तो सेम प्रोसीजर है। मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इस इक्वेशंस में, देखो अब आपको पता चल गया है कि कंपेयर कैसे करना है। तो रेशो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास A1/A2। देखो A1 जो है ये पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है, और A2 क्या है, दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट। तो A1/A2 यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरे पास 6/2, यानी कि 3, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही B1/B2 कितना आ जाएगा, B1/B2 मेरे को कोफिशिएंट लेने हैं x y के, ठीक है, गलती से भी y नहीं लेना है, उनके कोफिशिएंट लेने हैं। तो यहाँ से आ जाएगा -3/-y, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये फिर 3 आ रहा है। ऐसे ही C1/C2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10/9। तो ये मेरा 10/9 किसी भी नंबर से नहीं कटता। तो मैंने देखा कि A1/A2 के A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। तो तब जब भी ये कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन होती है, तो ये कंडीशन होती है हमारे पास पैरेलल कंडीशन। कौन सी होती है, पैरेलल कंडीशन होती है, यानी कि समानांतर। यानी कि अगर मेरा रेशो इस तरीके से वर्क करता है तो ये दोनों इक्वेशन ए और बी, दोनों इक्वेशन ए और बी किस तरीके से वर्क करेगी, पैरेलल रहेगी। तो यहाँ पे जो मेरी ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूँ, तो सपोज करो अगर एक इक्वेशन ए ऐसे वर्क कर रही है तो दूसरी इक्वेशन ठीक इसके पैरेलल जाएगी, यानी कि बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो अगर कोई भी लाइंस एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट करती है तो तभी सॉल्यूशन गिवन होता है, अदरवाइज किसी भी कंडीशंस में सॉल्यूशन मेरे को नहीं मिलता है। तो इस केस में मेरे को पैरेलल रहती है लाइन, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे जाके कट नहीं करेगी। ये ऐसे देखो, ये ऐसे जाएगी, जैसे आप ट्रेन की पटरी देखो ना, जिसपे ट्रेन चलती है, ठीक है, तो ट्रेन हमेशा क्या चलती है, ट्रेन के जो दोनों पहिए होते हैं, एक इस साइड का और एक इस साइड का, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये कहीं पे भी जाके ट्रेन कहीं तक भी, कहीं से भी कहीं तक चली जाए, ये एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेंगे। तो कट नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं पे भी इसको सॉल्यूशन नहीं देगा। तो लाइंस जब भी एक दूसरे को कट करती है, सॉल्यूशन हमें उसी टाइम मिलता है, अदरवाइज कभी भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। इस केस में नो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस केस में कोई भी हल नहीं होंगे। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने गिवन है कि ऑन द कंपेयरिंग द रेशो, ये रेशो हमें डिफाइन है कीजिए, और फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। आपको बताना है कि रेशो के द्वारा कंपेयर करके, रेशो की कंपेयर करके आपको दी हुई इक्वेशंस को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये थोड़ा सा वर्क हम समझ लेते हैं। देखो कैसे समझते हैं।
कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं? संगत। देखो, दो केस में मेरे को कंसिस्टेंट होगा। फर्स्ट केस ये कि जब भी वो दो केस वो है कि जब भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे से टकराती है तभी मेरे को क्या होगा? कंसिस्टेंट फॉर्म होगा। यानी कि जब इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को लाइन, ये देखो इंटरसेक्ट कैसे कर सकती है? इंटरसेक्ट कर सकती है मेरे पास इस तरीके से। देखो, एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे चल जाए तो इंटरसेक्ट करेगी। और दूसरा कौन साइड के केस में, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन भी ठीक इसी के ऊपर को जा रही है, यानी कि ए इक्वल टू बी होके जा रही है, तो तभी क्या रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा। तो एक तो इंटरसेक्ट के फॉर्म में जब एक लाइन दूसरे लाइन को प्रतिच्छेद करेगी और एक लाइन दूसरे लाइन के कौन साइड होगी तब भी क्या रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा। तो अगर मेरा रेशो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो ये क्या कंडीशन है? इंटरसेक्ट फॉर्म है। क्या है? इंटरसेक्ट कंडीशन है। तो इंटरसेक्ट की कंडीशन में भी क्या होगा? कौन साइड होगा। और दूसरा ये समझ लेते हैं कि अगर मैं A1/A2 इक्वल टू आता है B1/B2 इक्वल टू आता है C1/C2, ये कौन सी कंडीशन है? कौन साइड की कंडीशन है। तो तब भी मेरा क्या होगा? तब भी मेरा क्या होने वाला है? कंसिस्टेंट होने वाला है। यानी कि कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन कब मिल रहा है, यानी कि संगत। ठीक है ना? तो अगर किसी भी केस में मेरे को सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट होगा, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट यानी कि सॉल्यूशन कब नहीं मिलता? जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है। दो लाइंस एक दूसरे के क्या होती है? पैरेलल होती है। तो मेरे को क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन गिवन नहीं होता। तो वो कंडीशन होती है कि A1 इक्वल टू रहता है A2 के और B1 इक्वल रहता है B2 के, बट C1 नॉट इक्वल टू रहता है C2 के। तो इस केस में मेरे को क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है तो क्या रहेगा? इनकंसिस्टेंट रहेगा। क्या रहने वाला है? इनकंसिस्टेंट। तो अब क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपको डिफाइन है इस तरीके से डिफाइन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको कंपेयर करना है A1x प्लस B1y इक्वल टू C1। देखो, इक्वल दिया हुआ है तो इक्वल टू C1 लेना है। ठीक है? अगर ये गलती से भी मतलब ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड में होता है, ये 5 लेफ्ट साइड में होता, तो फिर हम कंपेयर इस तरीके से ही करते। फिर हम कैसे कंपेयर करते? A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0। तो कंपेयर ऐसे करते। ठीक है? अब इसी तरीके से मेरे को कंपेयर करना है। तो जैसे मैं इसको कंपेयर करूंगा, देखो जैसे ही मैं इसको कंपेयर करूंगा तो यहाँ से मेरे को A1 का वैल्यू कितना आने वाला है? 3, और B1 का वैल्यू कितना आने वाला है? 2, और C1 का वैल्यू कितना आने वाला है? 5। ऐसे इस इक्वेशन की अगर मैं कंपेयर करूँ A2x प्लस B2y और प्लस सी सॉरी इक्वल टू C2 तो यहाँ से A2 का वैल्यू कितना आने वाला है? A2 का वैल्यू आने वाला है 2, और B2 का वैल्यू आने वाला है -3, और C2 का वैल्यू आने वाला है 7। तो अब मैं क्या फाइंड करूंगा? रेशो पे, यानी कि इनके अनुपात मेरे को फाइंड करने। रेशो A1/A2। तो A1/A2 देखो कितना आएगा? 3/2 आने वाला है। और B1/B2 कितना आएगा? अगर मैं ये निकालूं तो ये आएगा 2/-3। और C1/C2 कितना आएगा? 5/7। ठीक है? तो ये सारे मेरे पास कोफिशिएंट थे और इनका मैंने क्या किया? रेशो फाइंड किया। तो जैसे मैंने रेशो फाइंड किया तो मेरे पास इस तरीके से आ गई। तो मैंने देखा कि ये A1/A2 3/2 है और B1/B2 कितना है? 2/-3 है। तो ये तीनों ही इक्वल नहीं है। तो रेशो यहाँ से क्या क्या है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो तब जब देखो, अगर मेरे को सिर्फ ये दो कंडीशन नॉट इक्वल टू हो, ठीक है, शुरू के दो रेशोज नॉट इक्वल टू हो, तो ये होता है इंटरसेक्ट फॉर्म। कौन सी होती है? इंटरसेक्ट फॉर्म। तो ये दो लाइंस जो ऊपर दी हुई है ये क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है, कहीं पे ऐसे करके प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब मैंने बताया था कि कंसिस्टेंट होगा अगर इंटरसेक्ट करेगी, चाहे वो कौन साइड के केस में हो या फिर इंटरसेक्ट के फॉर्म में हो। तो कौन साइड के केस में वो लाइंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स पे कट करके जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे इंटरसेक्ट जब एक दूसरे को करती है तो ओनली सिंगल पॉइंट पे करती है, तो वहाँ पे क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल मिलते हैं। तो अब मेरे को यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे हमने ये जो रेशो डिस्कस किया और उसके बाद जो मेरे को निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन जो निकला, तो यहाँ से जो दोनों लाइंस है ए और बी दोनों लाइंस है, ये क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या रहने वाली है? दोनों क्या रहने वाली है? कंसिस्टेंट रहने वाली है। तो इस केस में कंसिस्टेंट है और इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट कर रही है तो मेरे को हल कैसे होंगे? अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन रहने वाले हैं। ठीक है? और इंटरसेक्ट फॉर्म में ये सब आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाह रहे हो। ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो सेम कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे A1x। तो कंपेयर तो आप कर लेंगे डायरेक्ट। मैं अभी रेशो पे बात करता हूँ। तो रेशो का डायरेक्ट जो है, आपको फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट लेना है A1/A2 अगर मैं कर रहा हूँ।
तो देखो A1 होगा 2 और A2 होगा 4, तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही B1 अपॉन B2 फाइंड करना है, तो जैसे मैं B1 अपॉन B2 फाइंड करूंगा तो -3 अपॉन कितना आने वाला है -6, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1/2। ऐसे C1 अपॉन C2 अगर मैं निकालूँ तो कितना आएगा 8 अपॉन 9 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा रेशियो क्या आया कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के और नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन C2 के। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन मेरी क्या होती है, नो सॉल्यूशन के केस में होती है, यानी कि पैरेलल की कंडीशन होती है। ये कौन सी कंडीशन होती है, पैरेलल कंडीशन होती है। तो पैरेलल की कंडीशन में मेरे को नो सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि वो दो लाइन से एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करती, क्योंकि एक लाइन ऐसे है दूसरी ऐसे है, ठीक है, इनके पैरेलल चलती रहती है। तो जब वो पैरेलल चलती रहती है तो वो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो अगर इंटरसेक्ट करेगी तो तभी सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये मेरा फॉर्म कौन सा होने वाला है, इनकंसिस्टेंट होने वाला है। कौन सा होने वाला है, इनकंसिस्टेंट। तो मैं इसको बोलूंगा इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत, असंगत रहेगा। तो यहाँ पे और नो सॉल्यूशन है ही, और ये पैरेलल की कंडीशन है। तो ये दो लाइंस क्या होगी, ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मैं कंपेयर कर लूंगा। देखो A1 का वैल्यू कितना है 3/2, जैसे कंपेयर करेंगे, और B1 का वैल्यू कितना है 5/3, और C1 का वैल्यू कितना है 7 है। ठीक है, ऐसे ही A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू है 9, और B2 का वैल्यू कितना है -10, और C2 का वैल्यू कितना है 14 है 40। ठीक है, तो रेशो निकालते हैं। तो A1 अपॉन A2 ये मेरे पास आ जाएगा 3/2 अपॉन 9। ठीक है, तो इसके अपॉन 1 करके ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/2 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 3 से कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1/6। तो A1 अपॉन A2 कितना आया 1/6। ऐसे B1 अपॉन B2 मैं निकालूंगा, तो B1 अपॉन B2 यानी कि 5/3 अपॉन -10, तो ये 3 नीचे मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5/3 इंटू -10, तो 5 2 जा, तो ये आ जाएगा 1/-6। कितना आ जाएगा 1/-6, यानी कि B1 अपॉन B2 कितना आ गया मेरे पास -1/6 आ गया। अब मैं C1 अपॉन C2 निकालता हूँ, तो C1 अपॉन C2 यानी कि 7/14, यानी कि ये आ गया मेरे पास 1/2। तो मैंने देखा जो मेरे रेशोज है, ये A1 अपॉन A2 का वैल्यू कितना है 1/6, और B1 अपॉन B2 का वैल्यू कितना है -1/6 को। अब देखो ये A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि देखो -1/6 एक 1/6 के इक्वल नहीं हो सकता ना, मतलब 1/6 -1/6 के इक्वल नहीं हो सकता। देखो ऐसा समझो, -1 कभी भी +1 के इक्वल नहीं हो सकता। देखो कैसे नहीं हो सकता, अगर मैं इसको इस साइड में लेके जाऊँ, -1 को इस साइड में लेके जाऊँ तो कितना हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा और इधर 1 और 1 2, क्या 2 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो -1 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है कि ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ से मेरे को निकल के आ रहा है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू है B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन C2। तो ये जो कंडीशन होती है शुरू के दो रेशो नॉट इक्वल टू होने पर, ये मेरे को क्या फॉर्म मिलती है, इंटरसेक्ट फॉर्म मिलती है, इंटरसेक्टेड लाइन है ये। तो ये इंटरसेक्टेड लाइन, तो ये दोनों लाइंस ए और बी क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो सॉल्यूशन मिलेगा, तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इंटरसेक्ट अगर एक दूसरे को कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा ना, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जब सॉल्यूशन मिलता है तो क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, यानी कि संगत होता है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आने वाला है कंसिस्टेंट, आंसर आने वाला है कंसिस्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है फोर्थ, फोर्थ समझ लेते हैं। फोर्थ गिवन है हमारे, हम यहाँ से सीधा A1 अपॉन A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A1 अपॉन A2। देखो 5/-10, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/-2 आ जाएगा। ऐसे ही B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -3/6, इसको डिवाइड करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ऐसे ही C1 अपॉन C2 निकालेंगे, C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11/22, और ये आ जाएगा 1/2, यानी कि माइनस का विद माइनस साइन है ना। तो तीनों ही क्या है, इक्वल है, तीनों ही रेशोज क्या है, इक्वल है। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो जब तीनों ही इक्वल होते हैं तो क्या होता है, कौन साइड होता है, क्या होता है, कौन साइड, यानी कि समपाती होते हैं। तो कौन साइड के केस में मेरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन, अगर ये A है तो दूसरी लाइन भी ये B ही होगी, यानी कि ठीक सेम लाइन होगी। तो इस केस में क्या रहता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो उस केस में मेरे को क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट पे। तो उस केस में मेरे को क्या रहे, क्या रहने वाला है, कंसिस्टेंट रहने वाला है। तो इस केस में जब कंसिस्टेंट रहेगा तो आंसर क्या आने वाला है मेरा, यहाँ पे कंसिस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा 5। यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के बाद A1 का वैल्यू कितना आने वाला है 4/3, और B1 मेरे पास आने वाला है 2, और C1 आने वाला है 8,
ऐसे ही A2 कितना है 2 और B2 कितना है 3 और C2 है 12। तो यहाँ से मैं रेशो फाइंड करता हूँ A1/A2। तो A1/A2 कितना आ जाएगा मेरे पास 4/3/2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/6 यानी कि 2/3। ऐसे ही B1/B2 कितना आ जाएगा मेरे पास 2/3 आ जाएगा। और C1/C2 कितना आ जाएगा मेरे पास 8/12। तो 2 और 3 तो ये भी कितना आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पे मेरे रेशो क्या आने वाले हैं सारे इक्वल आने वाले हैं A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो तीनों रेशो क्या है इक्वल है। तो जब तीनों रेशो इक्वल है तो ये कौन सा केस होता है कौन साइड का केस होता है। तो ये दोनों लाइन क्या है कौन साइड है एक दूसरे के क्या है संपाती है। तो इस केस में मेरे को क्या मिलेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन मिलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब मेरे को सॉल्यूशन मिलेंगे तो आंसर क्या होगा कंसिस्टेंट होगा।